आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया का मतलब होता है, डिस वर्ड का मतलब ही डिफिकल्टी यानी कि पेन के फॉर्म में होता है, पेनफुल। ब्लीडिंग जो है वो फीमेल को होता है। नहीं नहीं, ओबीजी में काजल इतना ही पढ़ना पड़ेगा, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ एक कंपटीशन एग्जाम क्रैक करना है, उसके लिए जितनी ओबीजी की जरूरत है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो आपको अलग से ऑप्स की, गायनी की बुक को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम के लिए ओबीजी में कुछ करना ही चाहते हो तो मेरे नोट्स के अलावा आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यू करना है, जिससे आप अपने ओबीजी को मैक्सिमम मैक्सिमम और भी बेहतर से बेहतर बना सकते हो। ठीक है, लेकिन नोट्स में इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद हम जो टर्म्स डिस्कस करेंगे वो है मेनोरेजिया। आज हम ज्यादा पूरा तो नहीं कर पाएंगे मेनोरेजिया। मेनोरेजिया का मतलब, इसी को हम क्या बोलते हैं डियर? हाइपरमेनोरिया भी बोलते हैं। इसी को हम हाइपरमेनोरिया भी बोलते हैं। और नेक्स्ट है हाइपोमेनोरिया। तो इन दोनों को डिफरेंस में करते हुए हम समझ लेंगे तो ये पूरा आपको आ जाएगा। ये टर्म्स ही है, एक्चुअल में ये सारे टर्म्स हैं। जिस टर्म्स को समझना है, फिर से बोलना, मैंने ये बोला है ये टर्मिनोलॉजी है। और आपको ये टर्मिनोलॉजी कहाँ देखने को मिलेगा? जैसे आप एंडोमेट्रियोसिस पढ़ते हो, फाइब्रॉइड पढ़ते हो, या फिर पॉलिप्स जैसी डिजीज कंडीशन को पढ़ते हो, तो आपको फाइब्रॉइड जैसी या फिर एंडोमेट्रियोसिस में ये बोला जाता है कि इस फीमेल को ना इस फीमेल के साथ साथ मेनोरेजिया भी हो रहा है। तब आपको ये समझने में प्रॉब्लम होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेनोरेजिया। तब आपको ये समझने में प्रॉब्लम आता है कि अच्छा, इस फीमेल को पॉलीमिनोरिया हो रहा है, यानी कि इसके मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ ज्यादा हो गई या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ कम हो गई है। पॉलीमिनोरिया, ओलिगोमिनोरिया का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? तो मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ कुछ बच्चे इस टर्मिनोलॉजी को ऐसा समझने लग जाते हैं जैसे कि ये कोई डिजीज कंडीशन पढ़ाया जा रहा है। मैम कॉजेस बताओ, मैम मैनेजमेंट बताओ, मैम ये बताओ। कॉजेज मैनेजमेंट नहीं करना है, ये टर्मिनोलॉजी है। जैसे कि आप एनयूरिया, पॉलीयूरिया सारे टर्म्स पढ़ते हो, वैसे ही ओबीजी के गायनी में ये एक टर्म है। इस टर्म का जस्ट मीनिंग आपको समझना है। जब आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी, लाइक फाइब्रॉइड पढ़ाऊंगी, तो मैं बताऊंगी वहां पे कि इसका कारण, इसके साथ साथ फीमेल को इस कंडीशन में मेनोरेजिया की प्रॉब्लम होती है, इस कंडीशन में फीमेल को एमेनोरिया होता है। इट जस्ट अ टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो ऐसे समझना है, क्योंकि मेरे पास ऐसे डाउट्स आते हैं, मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं। अभी आपके ही प्रीवियस लेक्चर से कुछ ऐसे कमेंट्स आए हुए हैं जिसको क्लास में मैंने ऑलरेडी बहुत बार चीख चीख कर बहुत ही प्यार से आपको सारी चीजें समझाई हुई है। इसलिए पहले अंडरस्टैंड करो, चीजों को समझो। जितनी जरूरत है उतना मैं आपको समझा भी देती हूँ और लिखवा भी देती हूँ, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है जो आप कमेंट में डालते हो फालतू की चीजें, है ना। उन सब की जरूरत है ही नहीं भाई कंपटीशन एग्जाम में। हाँ, अगर आप कंपटीशन के अलावा सिर्फ ओबीजी में ही कुछ अलग करना चाहते हो तो शायद आपको और डीप में पढ़ना पड़ेगा। चलो, तो हम किस पे चल रहे थे? हमारा नेक्स्ट टर्म होगा डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया हेडिंग लगाएंगे, डिस्मेनोरिया। आज हमें पढ़ना है डिस्मेनोरिया। एंड व्हाट इज द टर्म? इस टर्म का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? तो सबसे पहले हम इस वर्ड को, इसको ब्रेक करेंगे, डिस्मेनोरिया वर्ड को ब्रेक करेंगे। डिस का मतलब होता है डिफिकल्टी। डिफिकल्टी यानी कि कोई दिक्कत। और इस डिफिकल्टी का मतलब, इस डिफिकल्टी का मतलब बताओ क्या होता है डियर? इस डिफिकल्टी का, यहाँ पे फीमेल को डिफिकल्टी पेन के फॉर्म में होता है। डिफिकल्टी क्यों हुई? क्योंकि फीमेल को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनोरिया का मतलब क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्लीडिंग। तो यहाँ पे फीमेल को क्या होता है? ब्लीडिंग के साथ साथ पेन भी होता है। तो एक लाइन में हम इस डिस्मेनोरिया को एक्सप्लेन करेंगे एंड मीनिंग लिखेंगे। डिस्मेनोरिया means painful bleeding. Dysmenorrhea means painful bleeding. ये फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही ब्लीडिंग के साथ होता है। फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है वो ब्लीडिंग के साथ ही स्टार्ट होता है, यानी कि हम इसे पेनफुल मेंस्ट्रुएशन बोल सकते हैं या फिर हम इसे पेनफुल ब्लीडिंग बोल सकते हैं कि फीमेल को जब ब्लीडिंग होगा उस टाइम पे फीमेल को पेन होता है। ठीक है, तो हमें डिस्मेनोरिया का मतलब समझ में आ गया। डिस्मेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल ब्लीडिंग, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। कहीं कहीं पे ये भी लिखा आएगा कि पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोला जाता है? पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोला जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होता है? तो आप यहाँ पे ये समझ गए हो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही ब्लीडिंग के साथ होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही
ब्लीडिंग के साथ होता है, यानी कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही पेन के साथ होता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही पेन के साथ होता है, ब्लीडिंग के साथ होता है, तो डिस्मेनोरिया बोला जाता है। क्लियर है? क्लियर है? इतना समझ में आ गया? इसके बाद सुहेल जी कह रहे फिर से एक्सप्लेन करो। अभी तो सिर्फ यही लिखा है कि डिस्मेनोरिया का मतलब पेनफुल ब्लीडिंग होता है, डिस्मेनोरिया का मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, डिस्मेनोरिया का मतलब ही डिस मतलब ही पेन। ठीक है, कि फीमेल को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा वो ब्लीडिंग के साथ स्टार्ट होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही कैसे होता है? ब्लीडिंग के साथ, और ब्लीडिंग के साथ साथ ही फीमेल को क्या होता रहता है? पेन भी होता रहता है। तो पेनफुल ब्लीडिंग बोल लो, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल लो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुहेल जी समझ में आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, ये डिस्मेनोरिया भी दो टाइप का होता है। जब डिस्मेनोरिया का मीनिंग क्लियर हो गया, तो अब हम डिस्मेनोरिया को टाइप्स में देखते हैं कि ये डिस्मेनोरिया कितने टाइप का होता है। ये जो आप डिस्मेनोरिया पढ़ रहे हो, ठीक है, फिर से लिखती हूँ, ये जो आप डिस्मेनोरिया पढ़ रहे हो, ये दो टाइप का डिस्मेनोरिया होता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द प्राइमरी डिस्मेनोरिया, एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। इतना ठीक है? अब वही चीज मैं आपको समझा रही हूँ, किसमें ज्यादा पेन होता है, किसमें कम पेन होता है। दो टाइप का डिस्मेनोरिया होता है, एक प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है, एक सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है। इन दोनों में डिफरेंस समझना। सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब क्या है, कहाँ पे एक्चुअल में फीमेल को प्रॉब्लम होती है, यानी कि पेल्विक पैथोलॉजी प्रेजेंट होती है, कहाँ पे कौन सा ऐसा टाइप का डिस्मेनोरिया है जहाँ पे कोई पेल्विक पैथोलॉजी प्रेजेंट नहीं होती, कोई इस तरह की कोई अलग बीमारी जब हम टेस्ट करते हैं या रूल आउट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो नहीं निकलता है। तो सबसे पहली लाइन इसमें यही लिखेंगे, जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है, यहाँ पे फीमेल को पेनफुल ब्लीडिंग, पेनफुल ब्लीडिंग विदाउट एनी पेल्विक पैथोलॉजी, विदाउट एनी पेल्विक पैथोलॉजी, यानी कि जब यहाँ पे टेस्ट किया जाता है तो किसी भी टाइप का कोई जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई नहीं होता, कोई भी पेल्विक पैथोलॉजी नहीं आता है, किसी तरह की कोई अलग चीजें नहीं आती, सब कुछ उसमें नॉर्मल ही आता है, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। लेकिन जब सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में किया जाता है, यहाँ पे भी फीमेल को क्या होता है? पेनफुल ब्लीडिंग होता है। यहाँ पे भी फीमेल को क्या होता है? पेनफुल ब्लीडिंग एसोसिएटेड विथ पेल्विक पैथोलॉजी। दिस पेनफुल ब्लीडिंग एसोसिएटेड विथ पेल्विक पैथोलॉजी, यहां पे पेल्विक पैथोलॉजी प्रेजेंट होता है। आप सीधा लिख सकते हो, इन सेकेंडरी डिस्मेनोरिया द पेल्विक पैथोलॉजी इज प्रेजेंट, यानी कि जब हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जब यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ फीमेल को ये प्रॉब्लम थी, यहाँ पे फीमेल को ये दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से फीमेल को पेन हो रहा था। ठीक है, तो वो तो जब आप उस तरह के सारे गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़ोगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ पे फीमेल को डिस्मेनोरिया होता है, जैसे कहाँ पे फीमेल को एमेनोरिया की कंडीशन होती है, कहाँ पे फीमेल को मेनोरेजिया की कंडीशन होती है। बट अभी हम फिलहाल टर्मिनोलॉजी पे फोकस कर, राइट। अब इन दोनों ही टर्म को और डिटेल में समझते हैं कि फीमेल को यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्राइमरी डिस्मेनोरिया पेन स्टार्टेड विद मिनार्के, यानी कि पहले दिन से ही फीमेल को दर्द होता है, जिस दिन उसको फर्स्ट मेंसेस आया तभी से पेन स्टार्ट हो जाता है। तो प्राइमरी डिस हमेशा मिनार्के से ही स्टार्ट होता है। बट अगर हम सेकेंडरी डिस की बात करते हैं, तो ये देखा जाता है कि पहले तो फीमेल को मेंसेस नॉर्मल आता था, बट 35 ईयर्स के बाद फीमेल को जब मेंसेस हो रहा था, तो उस टाइम पे पेन हो रहा था, तो उसे हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की कैटेगरी में रखते हैं। समझ में आया? तो हम सबसे पहले क्या समझा हमने कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने पे कोई भी पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम प्रेजेंट नहीं होता, कोई पेल्विक पैथोलॉजी नहीं होता, जबकि यहाँ पे पेल्विक पैथोलॉजी प्रेजेंट होता है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट में हम यहाँ पे लिखेंगे, इन प्राइमरी डिस्मेनोरिया पेन स्टार्टेड विद मिनार्के, पेन
स्टार्टेड विद मिनार्के। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनार्के? मिनार्के आप सबको पता है, मिनार्के का मतलब ही होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मिनार्के का मतलब ही क्या होता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल को जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आया तभी से पेन स्टार्ट हो गया। लेकिन सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के केस में क्या होता है डियर? सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के केस में पेन स्टार्टेड, in most of the cases the pain started after the age of 35 years, after the age of 35 years। 35 years के बाद जो है वो फीमेल को पेन स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे ये दो डिफरेंस हमने लिखा। अब इन दोनों में कहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेचर का पेन होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन होता है। ठीक है, तो यहां पे लिखना जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया का पेन होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेचर का पेन होता है, बट जो डल होता है, पुअर नेचर का पेन होता है, या फिर जो आप बोल रहे थे माइल्ड या मॉडरेट लेवल का पेन होता है, वो आपके सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में होता है। लेकिन जब भी प्राइमरी डिस होगा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेचर का पेन होगा। यहां पे देखेंगे एक बार, यहां पे हम लिख रहे थे प्राइमरी डिस, सेकेंडरी डिस। ठीक है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, 2 पॉइंट हम लिख चुके हैं। थर्ड पॉइंट में हम लिख रहे हैं यहां पे होता है स्ट्रॉन्ग नेचर पेन। और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में जो पेन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, अगर हम उसकी बात करें कैसा पेन होता है, तो हम लिखेंगे डल और पुअर नेचर पेन, डल और पुअर नेचर ऑफ पेन। फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे इसमें से कंजस्टिव डिस्मेनोरिया किसे बोला जाता है, स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया किसे बोला जाता है। तो लिख लेना प्राइमरी डिस्मेनोरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज, प्राइमरी डिस्मेनोरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया, स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया। जबकि यहां पे लिखोगे फोर्थ पॉइंट में सेकेंडरी डिस्मेनोरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंजस्टिव डिस्मेनोरिया। इसे हम क्या बोलते हैं? कंजस्टिव डिस्मेनोरिया। लिख लो फटाफट, ये आपका कंजस्टिव डिस्मेनोरिया होता है, ये आपका स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया होता है। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन वैशाली जी को। क्या हुआ है भाई? कहने का मतलब क्या हुआ है? कहने का मतलब वैशाली जी को कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों बोल रहे हो? मुझे भी तो पता चले, मैंने देखा नहीं ना। वैशाली पुजारी जी, क्या हुआ है भाई वैशाली जी को? मैंने देखा ही नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन चल रहा है तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो मैं इग्नोर क्यों करूंगी किसी को भाई? इसकी शाह जी ने बोला है मैम यू आर इग्नोरिंग मी। ऐसा कुछ नहीं है, जो मेरे सामने कमेंट्स आ रहा है तो मैं वो देख रही हूँ, ऐसा कुछ मेरा इंटेंशन नहीं है आपको इग्नोर करने का। आप बताओ क्या हुआ? बट पढ़ाते टाइम, ओ वाओ कॉन्ग्रेचुलेशन, जिपमर मिला है फर्स्ट अटेम्प्ट में वो भी। ठीक है, जिपमर मिला है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नाम है जिपमर से, आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिले, वो भी जिपमर जैसे इंस्टीट्यूशन में जिसका बहुत अच्छा खासा नाम है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा आपको वहां से। अच्छा, ठीक है, आप भी पढ़ो, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू। डाउट है तो पूछो ना, डाउट क्या, डाउट लिखने से थोड़ी होगा, डाउट पूछोगे, जब मैं इधर देख रही हूँ तब डाउट डाउट लिखते हो, फिर जब मैं पढ़ाने लग जाती हूँ तब आप डाउट बताते हो, कैसे काम चलेगा? चलो भाई,
तो यहाँ पे लिख लिया आपने, यहाँ स्ट्रॉन्ग नेचर का पेन होता है, यहाँ डल और पुअर नेचर का पेन होता है। इसे हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया को हम कंजस्टिव बोलते हैं, इस सॉरी प्राइमरी डिस्मेनोरिया को हम स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया बोलते हैं, जबकि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया को हम कंजस्टिव डिस्मेनोरिया बोलते हैं। थैंक यू वैशाली जी, थैंक यू सो मच। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, गॉड ब्लेस यू। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। वेमिनार के स्टार्ट में पेन होता है, फिर कुछ आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने पे पेन होता है, नीचे होगा तो भी सेकेंडरी में आएगा। हाँ जी बिल्कुल, 35 अगर 30 इयर्स भी है, पटेल जी कोमल जी ने पूछा है, तो भी वो सेकेंडरी में ही आएगा। अनामिका जी का भी, अनामिका जी ने भी बोला मेरी फ्रेंड का भी हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो भाई ठीक है, मीनिंग कुछ नहीं है, नाम है कि स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया आएगा, तो आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को किस में इंक्लूड करोगे, प्राइमरी या सेकेंडरी में। याद रखना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पेन होता है, अगर डल और पुअर नेचर का है, वो 25 ईयर्स पे भी स्टार्ट हुआ है, किसी को 30 ईयर्स पे भी हुआ है, तो सेकेंडरी डिस में आता है। अगर कोई पेल्विक पैथोलॉजी 25 ईयर्स में भी प्रेजेंट है, मैंने ये जो 35 ईयर्स लिखा है, ये मैंने लिखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट कॉमनली ऐसा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई 28 ईयर्स या 30 ईयर्स की फीमेल में कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ठीक है, पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा आशीष जी कह रहे मेरे फ्रेंड का भी हुआ इसलिए मैंने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, आप सबका भी हो जाएगा, अभी प्लीज पढ़ाने दो और पढ़ो। नॉर्सेट के साथ ही इस बार नॉर्सेट ने ही एग्जाम कंडक्ट किया था, जिसमें ईएसआईसी, जिपमर और बहुत सारे ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट जो थे वो इंक्लूड थे। इसलिए आपको कुछ नहीं करना कि जिपमर क्या होता है ये क्या होता है, आप बस नॉर्सेट की तैयारी करो, सारे एग्जाम हो जाएंगे, आपको इंस्टीट्यूट अपने आप अलॉट हो जाएगा। तो उसमें आपको चेक करना पड़ता है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट होते हैं। अरे यार एक्सप्लेन अबाउट द जिपमर, मैं डिस्मेनोरिया को एक्सप्लेन करूं या जिपमर को एक्सप्लेन करूं, आप मुझे बता दो कि जिपमर एक्सप्लेन करने से आपका सिलेक्शन होगा या डिस्मेनोरिया के पढ़ने से आपका सिलेक्शन होगा। और फिर दूसरी क्लास आ जाएगी तो बोलोगे छोड़ो, फिर तो आज की क्लास में डिस्मेनोरिया भी नहीं हो जाएगा, हो पाएगा। इसलिए मैं कमेंट नहीं देखती हूँ और फिर आपको ऐसा लगता है कि मैम इग्नोर कर रही है। आई एम नॉट इग्नोरिंग, बट क्योंकि मुझे ऐसे कमेंट्स दिखते हैं इसलिए फिर लगता है यार इससे अच्छा तो मैं पढ़ा देती आपको। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, फिफ्थ पॉइंट में लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कंजस्टिव डिस्मेनोरिया और स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया नाम है, ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन का होता तो मैं बताती, याद रखना पड़ेगा और इसे रटना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा बस याद रखो कि स्पाज्मोडिक और कंजस्टिव डिस्मेनोरिया क्या होता है। अब प्राइमरी डिस्मेनोरिया में क्वेश्चन ये बनता है कि फीमेल को पेन स्टार्ट कब से होता है, 1 to 2 days बिफोर स्टार्टिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल हैविंग पेन। बट अगर किसी फीमेल को कंजस्टिव डिस्मेनोरिया है, अगर किसी फीमेल को सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है, तो पेन जो स्टार्ट होता है 4 to 7 days बिफोर स्टार्टिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल पेन होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस यही होता है कि अगर कोई पेल्विक पैथोलॉजी प्रेजेंट है, अगर फीमेल को सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है, तो यहाँ पे पेन 4 to 7 days बिफोर स्टार्टिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो आप इन पॉइंट को यहाँ पे लिख लो, पेन स्टार्टेड, पेन स्टार्टेड। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम 1 to 2 days बिफोर ही होता है, जब ब्लीडिंग फीमेल को मेंसेस आने वाला होता है। 1 to 2 days, पेन स्टार्टेड 1 to 2 days बिफोर, बिफोर स्टार्टिंग before starting the menstrual cycle. पेन स्टार्टेड 1 to 2 days बिफोर स्टार्टिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और यहां पे लिखोगे फीमेल को पेन कब स्टार्ट होता है, पेन स्टार्टेड, पेन स्टार्टेड 4 to 7 days बिफोर, 4 to 7 days बिफोर स्टार्टिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एमसी का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही है। डिस्मेनोरिया तुवा जी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, डिस्मेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, पेनफुल ब्लीडिंग, फीमेल को जब मेंसेस स्टार्ट होगा तो पेन होगा।
जैसे अभी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, अब उसको पता है कि 28 को मुझे मेंसेस आने वाला है, तो 26 से ही फीमेल को पेन स्टार्ट हो जाएगा अगर प्राइमरी डिस्मेनोरिया होगा तो। यानी कि 28 को आने वाला है तो 26 से ही फीमेल को पेन स्टार्ट होता है, तो फीमेल को पता चल जाता है कि हाँ मुझे 1-2 दिन में मेंसेस आ जाएगा। और 28 को जब फीमेल को मेंसेस आता है तो फीमेल को बहुत पेन होता है, यानी हम कह सकते हैं पेनफुल मेंस्ट्रुएशन या फिर पेनफुल ब्लीडिंग। पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज डिस्मेनोरिया। भाई मेटोरेजिया का मतलब क्या होता है? ओव्यूलेशन के टाइम पे पेन होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में पेन होना, 14वें दिन पे पेन होना, 14th डे पे पेन होना, मेटोरेजिया होता है, जो कि आपने ओव्यूलेशन के साइन एंड सिम्टम्स में पढ़ा था। बट मेटोरेजिया कह रही हूँ यार, आपने मिटल्स मर्ज होता है, मिटल्स नॉट मेटोरेजिया, मिटल्स मर्ज। मैंने एक टर्म बताया था, मिटल्स मर्ज का मतलब होता है ओव्यूलेशनल पेन, मिटल्स मर्ज का मतलब ओव्यूलेशनल पेन या मिड साइकिल पेन। बट यहाँ पे जो डिस्मेनोरिया पढ़ रहे हो दोनों में डिफरेंस है, तो आप खुद समझो। लिख के बताती हूँ मैं आपको। मैंने आपको एक टर्म बताया था, मिटल्स मर्ज, तो आपको ये समझ में आया था? पहले तो मुझे ये बताओ, मिटल्स मर्ज समझ में आया था? आप बोलोगे हाँ आया था। इसे हमने बोला था ओव्यूलेशनल पेन। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि फीमेल को जब ओव्यूलेशन होगा तब पेन होगा, या फिर मिड साइकिल पेन। वैसे ही तो तब से समझा रही हूँ, डिस्मेनोरिया ये किसी किसी फीमेल में होता है जबकि रेयर है। ये भी ऐसा नहीं है सबको होगा, ये भी किसी किसी फीमेल में होता है। मोस्ट ऑफ द फीमेल को देखा जाता है, जो ओपीडी में फीमेल आती है तो डिस्मेनोरिया की कंप्लेन करती है। डिस्मेनोरिया का मतलब ही क्या होता है? डिस्मेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल ब्लीडिंग, या फिर हम बोलते हैं पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर पेनफुल ब्लीडिंग। ये फीमेल को जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही तो ब्लीडिंग के साथ होता है, तो फीमेल को पेन होगा। इसमें क्या इतना मतलब दिमाग लगाने वाली बात है? ठीक है, तो ये दो टर्म जो है इन दोनों में डिफरेंस करके भी आप याद रख सकते हो कि ओव्यूलेशन के टाइम पे पेन होगा, मिड साइकिल पेन होगा तो मिटल्स मर्ज होगा, लेकिन ब्लीडिंग के साथ साथ पेन होगा। जैसे फीमेल को ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, तब पेन हो रहा है तो डिस्मेनोरिया। भाई आज से पहले कभी इतना एक्सप्लेन नहीं किया मैंने डिस्मेनोरिया के टर्म को, ठीक है, जितना आपने करवाया है। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट डिफरेंस पे चलते हैं और लिखते हैं इसमें। सिक्स पॉइंट, ये आपका प्राइमरी है, ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है। चलो भाई बताओ, प्राइमरी डिस्मेनोरिया में और क्या होता है? यहाँ पे कॉज अननोन होता है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे ऐसा कारण हमें नहीं पता होता कि क्यों हो रहा है, बट हमें यहाँ पे पता होता है कि कारण क्या है, क्योंकि पता है यहाँ पे पेल्विक पैथोलॉजी तो है नहीं। ठीक है, यहाँ कोई पेल्विक पैथोलॉजी नहीं होता। अगर मैं कॉज की बात करूं तो कॉज अननोन कॉज होता है, अननोन कॉज होता है। बट यहाँ पे अगर मैं कॉज की बात करूंगी तो बहुत सारे कारण होते हैं डिस्मेनोरिया के। अगर किसी फीमेल को सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो रहा है तो ये एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हो सकता है, एडिनोमायोसिस की वजह से हो सकता है, फाइब्रॉइड हो सकता है, लियोमायोमा हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला है कॉज प्रेजेंट है, यहाँ पे हमें पेल्विक पैथोलॉजी प्रेजेंट है। फीमेल ये एडिनोमायोसिस है, ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस है, फीमेल को लियोमायोमा है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, पीआईडी। पीआईडी का मतलब क्या होता है? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है। इसके साथ साथ फीमेल को अगर फाइब्रॉइड की कंडीशन है, फाइब्रॉइड है, तो यहाँ पे आपने देखा जैसा कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया जाता है। जब हम टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि फीमेल को ये दिक्कत थी, इस वजह से फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि ब्लीडिंग के साथ साथ पेन हो रहा था। लेकिन ये पेन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेचर का नहीं था, डल और पुअर नेचर का पेन था, जो कि डल और पुअर में लोग जाते भी नहीं है। तभी तो फाइब्रॉइड का पता नहीं चलता है, क्योंकि बहुत ही जरा माइल्ड पेन होता है, जिसमें फीमेल को लगता है अच्छा ये मेंसेस से ही रिलेटेड होगा, नॉर्मल है। जबकि उसमें कोई टेस्ट भी नहीं करवाते, कुछ नहीं करवाते, और टेस्ट अल्ट्रासाउंड तभी करवाते जब फीमेल की प्रेगनेंसी होती है, तब पता चलता है अरे इसमें तो इतना बड़ा फाइब्रॉइड है, अब तो बेबी डेवलप कर रहा है, तो अभी कुछ नहीं कर सकते, सर्जरी करनी पड़ेगी। और ऐसी कोई जगह पे है तो
समझ में आ रहा है? तो कब पता चलता है? जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, क्योंकि फाइब्रॉइड का ऐसा कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होता। यूट्राइन फाइब्रॉइड अगर किसी का ग्रो भी कर रहा है, देखो फाइब्रॉइड हमेशा ईस्ट्रोजन लेवल होता है, जब फीमेल की बॉडी में ईस्ट्रोजन ज्यादा होता है तभी फाइब्रॉइड्स बनते हैं। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स अभी बोलोगे एक्सप्लेन करने का, तो अभी नहीं करेंगे, जैसे जैसे टर्मिनोलॉजी वाली खत्म होगी उसके बाद मैं ये सारे टर्म्स बता दूंगी। तो अभी ये कंडीशन याद रखो कि इन सारी कंडीशन में ये प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, अभी डिस्मेनोरिया पे ही फोकस रखो, लेकिन पेल्विक पैथोलॉजी में मैंने कुछ डिसऑर्डर्स आपको बताए हैं जिस कंडीशन में डिस्मेनोरिया देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, यहां मैंने बता दिया भाई, यहाँ पे कोई कॉज नहीं है, अननोन है। प्लीज कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ना करें और पढ़ाई पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। नहीं नहीं, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप इसको भी बहुत पढ़ रहे हो। इसमें जैसे चीजें आएंगी मैं बता दूंगी इसका मीनिंग आपको। ठीक है, इसमें इतना कुछ नहीं है। यहां मैंने बता दिया, यहाँ पे कोई ये प्रॉब्लम्स नहीं। ये जो पेल्विक पैथोलॉजी आप देख रहे हो ना, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ पेल्विक पैथोलॉजी, यहाँ पे कोई पेल्विक पैथोलॉजी नहीं होता है, ये याद रखना है। अननोन कॉज है, पता नहीं है, एब्सेंस ऑफ पेल्विक पैथोलॉजी, कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होता है, ना प्रेजेंट होता है फीमेल में। यहाँ सेकेंडरी सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ सेकेंडरी सिम्टम्स भी फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी सिम्टम्स प्रेजेंट। यहां पे आप लिखोगे सेकेंडरी सिम्टम्स एब्सेंट। यहाँ पे सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में सेकेंडरी सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि प्राइमरी डिस्मेनोरिया में सेकेंडरी सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये सेकेंडरी सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे फीमेल को बहुत पेन हो रहा है, इसके साथ साथ नोजिया वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आ रही है। ठीक है, इसके साथ साथ फीमेल को क्या हो रहा है डियर? एनोरेक्सिया, हेडेक, मतलब सेकेंडरी सिम्टम्स फीमेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया? जैसे फीमेल को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेचर का पेन हो रहा है, उसके साथ साथ फीमेल को एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, और इसके साथ साथ फीमेल को ब्रेस्ट टेंडरनेस जैसी प्रॉब्लम रहती है। इसके साथ साथ फीमेल को ब्रेस्ट टेंडरनेस जैसी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन इसमें ऐसा कोई पेल्विक पैथोलॉजी नहीं है, कोई भी ऐसा कॉज आइडेंटिफाई नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ कॉज जो है वो प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी सिम्टम्स लेकिन यहाँ एब्सेंट होती है। यहाँ फीमेल को ऐसा नोजिया, वॉमिटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तभी तो मैंने आपको बताया था, जब कोई फीमेल बोलती है बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर का पेन होता है, बहुत दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, सिम्टम्स भी आ रहे हैं, खाना नहीं खाया जा रहा, सिर में दर्द रहता है, आप डॉक्टर बोलते हैं अरे बढ़िया, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। बोले अरे कैसा पागल डॉक्टर है, इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी बोल रहा है ठीक है, और दूसरा वहां पे बोल रहा है माइल्ड पेन है, तो उसे इतना सारा टेस्ट लिख दिया है। बताओ, जो बीमारी बता रहा है उसको तो टेस्ट ही नहीं लिख रहा है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो आते हैं बोलते हैं हमें तो डॉक्टर ने टेस्ट लिखा, हमें तो सही से देखा ही नहीं। ठीक है, तो अगर प्राइमरी डिस है, आइडेंटिफाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको टेस्ट डॉक्टर क्यों लिखेगा? लेकिन जिसमें डाउट है कि हो सकता है, एज क्राइटेरिया भी है, 35 ईयर्स, 38 ईयर्स की फीमेल भी आई है, माइल्ड पेन हो रहा है और इस तरह की चीजें बता रही है, तो डॉक्टर सोचता है कि चलो एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देख लेते हैं इन्वेस्टिगेशन करा के कहीं कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं और इसके मैनेजमेंट को लिखते हैं। मैनेजमेंट में लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे? अगर इस तरह की डिस्मेनोरिया जैसी दिक्कत है, वैसे तो देखा आपने कि प्रॉब्लम यहाँ पे फीमेल को डिस्मेनोरिया में मैनेजमेंट पूछा जाएगा, यहाँ पे मैनेजमेंट पूछा जाएगा, तो आप उस बीमारी का इलाज पढ़ोगे, ये पूरा पढ़ोगे, इसमें क्या ट्रीटमेंट करते हैं वो पढ़ोगे। यहाँ पे हम कुछ नहीं करते। अगर यहाँ पे हम आइडेंटिफाई द कॉज, आइडेंटिफाई द कॉज एंड ट्रीट अकॉर्डिंग टू देम, ट्रीट अकॉर्डिंग टू देम, उसी के अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट करते हैं। पहले हम कॉज का पता लगाएंगे, कारण क्या है, और फिर उस कारण को ट्रीट करेंगे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगी उसी के अकॉर्डिंगली उसे ट्रीट किया जाएगा। बट अगर किसी को प्राइमरी डिस्मेनोरिया है जहां पे कोई कारण ही पता नहीं है, लेकिन फीमेल को बहुत स्ट्रांग नेचर का पेन हो रहा है, तो यहाँ फीमेल को एडवाइस किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, क्या मैनेजमेंट में या क्या एडवाइस किया जाता है? NSAID। क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस NSAID, जो कि आप फार्मा में पढ़ चुके होंगे? नॉन स्टीरॉइडल
एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, इस कैटेगरी का आइब्रूफेन प्रायोरिटी में दिया जाता है। ठीक है, आइब्रूफेन जो है वो देते हैं, बट यहां पे कोई दवाई नहीं, पहले कॉज का पता लगाते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली उसे ट्रीट करते हैं। नहीं, परमीना जी बोल रही हैं स्वेटिंग होता है, बीपी बहुत ज्यादा लो हो जाता है, वो सब किस में होता है, वो इसमें नहीं होता। ठीक है, वो जब मीनोपॉज आप पढ़ोगे उसमें जो हॉट फ्लसेस जैसी कंडीशन होती है उसमें होता है सडन फीलिंग ऑफ वार्मनेस, स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट टाइम, जहां पे फीमेल का बीपी लो होना या फिर स्वेटिंग होना, वो सब होता है। ठीक है, वो मीनोपॉज की कंडीशन में होता है, यहाँ पे नहीं होता है। देखो, रिवीजन का क्राइटेरिया वो मैंने यूट्यूब पे अलग से शॉर्ट्स बना के इसलिए रिकॉर्ड किया है कि हम क्लास के बीच में ये सारी चीजें ना करें। नॉर्सेट के लिए कैसे प्लानिंग बनाए, नॉर्सेट के लिए क्या टाइम टेबल होगा, पढ़ने के लिए हमें कैसे क्या करना चाहिए, वो सब मैं आपको जो है अलग से यूट्यूब पे वीडियोस बना के डाल दिया है, जहां पे आप देख सकते हो। ठीक है, और क्लास के लास्ट में जाते जाते भी मैं आपको बताती हूँ, तो प्लीज क्लास के बीच में। वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, एक सेकेंड में देख लेती हूँ। बैटरी तो है, वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए भाई। अगर किसी को मीनोपॉज से पहले ही ऐसी सिचुएशन कुछ आ रही है तो डॉक्टर्स को दिखा दो, है ना। चलो, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे। ये इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये मैं अलग से कराऊंगी। अगर आप अभी परेशान होगे तो मैं फिर अभी इसी को कराने लग जाऊंगी, सारे टर्म्स रह जाएंगे आपके, है ना। तो परेशान नहीं होंगे, जब मैंने आपको बोल दिया ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। ये भी बहुत ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है डायग्राम बना के समझ लेंगे, हेडिंग लिखवाऊंगी। लियोमायोमा में क्या होता है वो बता दूंगी। पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज क्या है बता दूंगी, उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है। फाइब्रॉइड यानी कि यूट्राइन फाइब्रॉइड मोस्ट कॉमन होता है, उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। वैसे तो ये एसिम्टोमेटिक होता है, कितने टाइप्स के होते हैं क्या बोला जाए, डायग्राम बना के अलग बताऊंगी। अभी इसके बीच में घुसाऊंगी बहुत ही खचड़ पचड़ हो जाएगा, इसलिए प्लीज अभी आप इसे रहने दो। आप यहाँ पे स्टार बना सकते हो। हाँ, ये सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगी, जैसे ही टाइम आएगा थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना, बताया जाएगा। नेक्स्ट टर्म डिस्कस करेंगे वो है मेनोरेजिया। मेनोरेजिया में क्या होता है बताओ। मेनोरेजिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज, also called as hypermenorrhea, also called as hypermenorrhea, और हम इसे क्या बोलते हैं, मीनोटेक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरमेनोरिया भी बोलते हैं और मीनोटेक्सिस भी बोलते हैं। इट इज अ साइक्लिकल प्रोसेस, इट इज अ साइक्लिकल प्रोसेस। सबसे पहले यही लिखेंगे, ये साइक्लिकल प्रोसेस है। यहाँ पे फीमेल को क्या होता है मेनोरेजिया में, फीमेल हैविंग in menorrhagia having excessive bleeding, female having excessive bleeding। मेनोरेजिया में क्या होता है डियर, एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, ये याद रखना है। मेनोरेजिया में फीमेल को एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, जो कि आप लिखोगे अमाउंट मोर देन 80 ml, ब्लीडिंग फेज, लेंथ ऑफ ब्लीडिंग फेज, लेंथ ऑफ ब्लीडिंग फेज मोर देन 7 days, लेंथ ऑफ ब्लीडिंग फेज मोर देन 7 days। इसे ही हम क्या बोलते हैं, मेनोरेजिया, हाइपरमेनोरिया बोल लो, मीनोटेक्सिस बोल लो। तो यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखनी है कि साइक्लिकल प्रोसेस है, यानी कि हर साइकिल में होगा, साइकिल की लेंथ नॉर्मल रहेगी, ए साइक्लिकल प्रोसेस नहीं है। साइक्लिकल प्रोसेस है यानी कि 30 days में, 40 days में, जो भी फीमेल को ब्लीडिंग आता है, 32 days में या 28 days में, तो 28 days में ही आता है, लेकिन जो उस टाइम पे ब्लीडिंग होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मैम, आई हैव ऑल द सिम्टम्स ऑफ प्राइमरी डिस बट दिस पेन नॉट स्टार्टेड इन मेनार्क।
कोई दिक्कत नहीं है संगीता जी, ये मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में बताया, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो है वो मिनार्के के साथ नहीं हुआ, बाद में भी हो सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मैंने बोला मोस्ट ऑफ द केसेस, ये दोनों का ही मतलब आप ये समझना कि मोस्ट ऑफ द फीमेल में मैंने ये बोला है कि मोस्ट ऑफ द फीमेल में ये मिनार्के के साथ ही हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि फीमेल को 28 साल में नहीं हो सकता या 20 साल में 22 साल में नहीं हो सकता है कि पहले तो नॉर्मल था लेकिन 4-5 साल मेंसेस आने के बाद फीमेल को पेन स्टार्ट हो गया और वो एक नॉर्मल है, कोई कॉज आइडेंटिफाई नहीं है, तो उसे प्राइमरी डिस डायग्नोस किया जाता है। तो ऐसा ना सोचे कि भाई सबको सेकेंडरी डिस ही हो जाए, कल से सब गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही भाग रहे हैं, तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने बोला है। चलो ये समझ में आ गया, इतना लिख लिया भाई। कौन सी बातें कर रहे हो, साइक्लिकल प्रोसेस, फिर कौन सी लैंग्वेज बातें कर रहे हो, साइक्लिकल प्रोसेस यानी कि रेगुलर साइकिल भाई, ये है रेगुलर साइकिल रहता है, साइकिल में दिक्कत नहीं आती, ऐसा नहीं कि इस बार 30 डेज का आया तो अगली बार 40 डेज का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, और कॉज की बात करें तो देखो मैंने वैसा तो बोला कि टर्म को ही याद रखो, लेकिन एक कंडीशन मेनोरेजिया जो है, एक्सेसिव ब्लीडिंग जो है वो यूट्राइन फाइब्रॉइड में हो सकता है, जब वो सिम्टम्स को शो करता है या फिर सिम्टम्स प्रेजेंट होते तो आप लिख सकते हो फाइब्रॉइड यूट्रस, फाइब्रॉइड यूट्रस, यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन में जो है वो मेनोरेजिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट टर्म पे चलेंगे, नेक्स्ट टर्म लिखेंगे हाइपोमेनोरिया, नेक्स्ट टर्म लिखेंगे हाइपोमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया। अब हाइपोमेनोरिया जस्ट इसके अपोजिट होगा, हाइपोमेनोरिया जस्ट इसके अपोजिट होगा, इट इज ऑल्सो अ साइक्लिकल प्रोसेस, साइक्लिकल प्रोसेस, साइक्लिकल प्रोसेस का मतलब आप समझ गए कि रेगुलर साइकिल रहेगा यहाँ पे भी फीमेल का, अगर 30 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो हर बार उसे 30 डेज पे ही जो है वो ब्लीडिंग होता है, लेकिन हाइपोमेनोरिया में होता क्या है, स्कैंटी अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, यहाँ पे होता है स्कैंटी, स्कैंटी का मतलब होता है बहुत ही कम, ठीक है, स्कैंटी अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, स्कैंटी अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, यानी कि अमाउंट ऑफ ब्लड की अगर हम बात करें यहाँ पे तो अमाउंट ऑफ ब्लड less than 20 ml and length of bleeding phase length of bleeding phase 2 days or less than 2 days, 2 days or less than 2 days। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है कि अमाउंट 20 ml से कम होता है और ब्लीडिंग फेज का जो डेज होता है वो भी सिर्फ 2 डेज का होता है या फिर उससे भी कम होता है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, लिख लिया सबने। अगर यहाँ पे हम कारण देखते हैं, जैसे आपको यहाँ पे कारण तो पता चल गया कि भाई फाइब्रॉइड यूट्रस है, यूट्रस में बहुत ज्यादा, प्लीज मैम आज लास्ट में रिवीजन के बारे में क्लियर बताए देना मैम प्लीज, मैं बहुत नेगेटिव हो रहा हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा इमोशन को कंट्रोल करेंगे, नेगेटिव नहीं सोचेंगे, जितना आप नेगेटिव सोचते जाओगे उतना और बुरा होता जाएगा, अच्छा सोचना है, अच्छा पढ़ाई करना है, सब कुछ पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलो बता देंगे बता देंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं भाई, कारण अगर देखें है ना, कॉज की अगर हम बात करें कि हाइपोमेनोरिया क्यों हो रहा है, फीमेल को ब्लीडिंग कम क्यों हो रहा है, जो पहले नॉर्मल अमाउंट में होता था 35 ml 40 ml फीमेल को ब्लीडिंग होता था, अब वो 20 ml से भी कम क्यों रह गया है, ठीक है, या तो यूट्राइन के वॉल आपस में एडहेयर हो गए हो, ठीक है, एडहेरेंस ऑफ यूट्राइन वॉल, ठीक है, अगर ये कंप्लीट एडहेरेंस हो जाता है तो उसी को हम एसरमैन सिंड्रोम बोलते हैं, एसरमैन सिंड्रोम, और इस एसरमैन सिंड्रोम का मतलब होता है कंप्लीट एडहेशन ऑफ द यूट्राइन वॉल, इसका मतलब ही क्या होता है डियर, कंप्लीट एडहेशन, कंप्लीट एडहेशन ऑफ
यूट्राइन वॉल, यूट्रस के जो एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल है वो आपस में पूरी तरह से जब चिपक जाए तो इस सिंड्रोम को हम एसरमैन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। या फिर फीमेल के अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से भी होता है। प्रॉब्लम विद द यूट्रस, यूट्रस में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो भी हो सकता है, और फीमेल में अगर कोई अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई है तो उस कंडीशन में भी हाइपोमेनोरिया हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि कारण बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसा हार्मोनल प्रॉब्लम में भी होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव या कोई ड्रग्स लेने की वजह से भी होता है, ये किसी ड्रग्स के साइड इफेक्ट में भी हो सकता है, या फिर अदर हेल्थ प्रॉब्लम में भी हो सकता है। तो इतना हमें डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सारी बीमारी सारी चीजें पढ़ते हो। बट आपको यहाँ पे मेन जो चीज मेन मैंने बताया था कि आपको टर्म पे फोकस करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपरमिनोरिया एंड हाइपोमिनोरिया। लेकिन ये आप डिजीज पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा कि किस डिजीज कंडीशन में ये प्रॉब्लम होती है। समझ में आया? जैसे आप एनीयूरिया पॉलीयूरिया पढ़ते हो तो आपको पता है ना कि फीमेल को डायबिटीज या किसी भी पर्सन को डायबिटीज होगा तो वहां पॉलीयूरिया की कंडीशन होती है। वैसे ही अभी सिर्फ टर्म समझो कहां पे होता है, वो डिजीज कंडीशन में पता चलेगा। नेक्स्ट टर्म लिखेंगे पॉलीमिनोरिया। ठीक है, नेक्स्ट टर्म लिखेंगे पॉलीमिनोरिया। यहां तक लिख लिया, नेक्स्ट टर्म पे आ जाओ। मेनोरेजिया यानी कि हाइपरमिनोरिया हो गया, हाइपोमिनोरिया हो गया, पॉलीमिनोरिया एंड ओलिगोमिनोरिया, ये भी समझ लेते हैं। पॉलीमिनोरिया एंड, ये तो छोटे छोटे से टर्म है। पॉलीमिनोरिया, पॉली जहां पे भी लगा होता है तो हमें इस टर्म से क्या लगता है, यार पॉली का मतलब ज्यादा ही होगा, लेकिन यहाँ पे ब्लीडिंग ज्यादा नहीं होता। यहाँ पे पूरे साल में मेंस्ट्रुअल साइकिल ज्यादा होते हैं। जैसे एक नॉर्मल फीमेल को 28 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है तो पूरे साल में कितना होगा डियर, 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। लेकिन अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ रिड्यूस होके सिर्फ 28 से 21 डेज का ही हो जाए तो उस फीमेल को एक साल में ज्यादा मेंसेस आएंगे। यस और नो? तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉली। समझ में आया? हमने पॉली वर्ड क्यों लगाया? मेंसेस या ब्लीडिंग के बेसिस पे नहीं लगाया, हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ के बेसिस पे लगाया कि एक साल में जो पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल है, टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो फीमेल को ज्यादा होगा, तब हम इसे पॉलीमिनोरिया बोलते हैं। बस ये चीज आपको समझना है। ठीक है, पॉलीमिनोरिया में लिख लेंगे, पॉलीमिनोरिया में लिख लेंगे, इन पॉलीमिनोरिया इट इज ऑल्सो अ साइक्लिकल प्रोसेस। सबसे पहले तो ये भी लिखो, इट इज अ साइक्लिकल प्रोसेस। साइक्लिकल का मतलब रेगुलर। अगर किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 से घटकर 21 भी रह गया तो एवरी 21 डेज ही उसे मेंसेस आता है। ऐसा नहीं होता कि इस बार 21 डेज में हुआ, नेक्स्ट टाइम 20 में हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम उससे बढ़कर 28 में हो गया, ऐसा नहीं होता। फिक्स है, 21 है तो 21 में ही आता रहेगा। तो इसीलिए हमने इसे साइक्लिकल प्रोसेस बोला है। इन पॉलीमिनोरिया लिख लेना, इन पॉलीमिनोरिया में क्या होता है, इन पॉलीमिनोरिया the length of menstrual cycle, the length of menstrual cycle reduced up to, the length of menstrual cycle reduced up to 21 days and remains constant at this frequency, and remains constant at this frequency। समझ में आ गया? ठीक है, in polymenorrhea the length of menstrual cycle reduce up to 21 days and remains constant at this frequency। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमिनोरिया बोलते हैं। तो पॉलीमिनोरिया कैसे हुआ ये बच्चों का रहता है, पॉली है तो ज्यादा होना चाहिए, तो यहां पे लिखना इन नॉर्मली, नॉर्मली इन 1 ईयर टोटल
13 मेंस्ट्रुअल साइकिल। बट इन केस ऑफ पॉलीमिनोरिया, लिख लेना, बट इन पॉलीमिनोरिया इन पॉलीमिनोरिया 1 ईयर में टोटल कितने मेंसेस आएंगे, ये 28 के हिसाब से है। नॉर्मली इन 1 ईयर टोटल 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट इन पॉलीमिनोरिया 1 ईयर में कितने होते हैं टोटल 15 मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फीमेल का जो लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज है। नॉर्मली द लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 डेज, जिसके हिसाब से फीमेल को एक साल में 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है, फीमेल को 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है। लेकिन इन पॉलीमिनोरिया द लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल रिड्यूस हो गया है, और इन पॉलीमिनोरिया द लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 21 days. That's why in whole year total menstrual cycle get increases. समझ गए होंगे, इसीलिए पूरे साल में मेंस्ट्रुअल साइकिल बढ़ गया, 13 से बढ़कर 15 हो गया, इसीलिए हम इसे पॉलीमिनोरिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये 15 या 15 से ज्यादा ही एक साल में होगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है डियर, पॉलीमिनोरिया। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो पूछ सकते हो, ऐसा क्यों होता है और कौन सी कंडीशन में ऐसा हो सकता है। ये एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में हो सकता है, ये किसी दवाई की वजह से भी हो सकता है, ये पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में भी हो सकता है। अगर किसी फीमेल को थायराइड डिसफंक्शन, थायराइड डिसऑर्डर होता है, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, कोई सी भी कंडीशन होती है, चाहे हाइपर हो चाहे हाइपो हो, थायराइड डिसऑर्डर होता है तो भी ये हो सकता है। या फिर किसी फीमेल के अगर ल्यूटियल फेज में कोई डिफेक्ट होता है तो भी हो सकता है। ये है, तो मैंने ये बोला है कि आप इतना कारण पे मत ध्यान दो, क्योंकि आज इससे पहले कभी भी कारण नहीं पूछा गया है, डिसऑर्डर्स नहीं पूछे गए हैं, आपसे सिर्फ इस टर्मिनोलॉजी का मीनिंग पूछा गया है। फिर भी मैंने आपको बहुत सारे कॉजेज आपको बता दिए हैं। अगर आप इसको फिर भी बहुत मन कर रहा है कि नहीं नहीं आया तो भी मुझे लिखना है, कुछ बच्चों का ऐसा होता है, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आप लिख सकते हो एंडोमेट्रियोसिस, थायराइड डिसऑर्डर। थायराइड डिसऑर्डर में कोई सा भी, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि हाइपर में ही होगा या हाइपरथायरॉयडिज्म में ही होगा, ऐसा कुछ नहीं। चाहे हाइपरथायरॉयडिज्म हो चाहे हाइपोथायरॉयडिज्म हो, उसमें मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर ये पॉलीमिनोरिया हो सकता है। ठीक है, या फिर ल्यूटियल फेज में कोई डिफेक्ट हो तो भी हो सकता है, ड्रग्स के वजह से भी हो सकता है, ड्रग्स के साइड इफेक्ट में भी ऐसा देखा गया है, कुछ ड्रग्स के साइड इफेक्ट में भी होता है, थायराइड डिसऑर्डर में भी होता है, और जो आपका ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है उसमें भी देखा जाता है। ठीक है, PID, और भी कुछ कुछ मैंने बताया था, जैसे कि ल्यूटियल फेज में अगर कोई डिफेक्ट है, ल्यूटियल फेज में डिफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है तो भी हो सकता है। तो ये मैंने आपको कॉजेज बताया है, वो भी किसका, पॉलीमिनोरिया का। नेक्स्ट लिखेंगे ओलिगोमिनोरिया, नेक्स्ट लिखेंगे ओलिगोमिनोरिया। ओलिगोमिनोरिया, ओलिगोमिनोरिया में क्या होता है, ओलिगो का मतलब कम, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पूरे साल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कम आते हैं। ठीक है, राधे कृष्णा जी, दोनों को साथ में समझो, पॉली और ओलिगो को दोनों को साथ में समझना है। वहां मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ 28 से कम होके 21 डेज की रह गई, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ बना देती हूं, ये देखो नॉर्मल 28 डेज का होता है। ठीक है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ कितना है, 28 डेज, बट ओलिगोमिनोरिया में क्या होता है, ये बढ़कर अप टू 35 डेज का हो जाता है, एंड रिमेन्स कांस्टेंट एट दिस फ्रीक्वेंसी, और ये हमेशा फीमेल को 35 डेज में ही आता है। यानी कि कहने का मतलब ये कैसा प्रोसेस हो गया, साइक्लिकल प्रोसेस। साइक्लिकल क्यों बोला, क्योंकि फीमेल को एवरी 35 डेज ही साइकिल मेंसेस आ रहा है, लेकिन नॉर्मल 28 डेज का है, नॉर्मल 28 डेज का है, वो 28 डेज से बढ़कर 35 डेज का हो गया, यानी कि लेंथ की प्रॉब्लम है। ये किसमें होता है, ओलिगोमिनोरिया में होता है। जो बच्चे ये कह रहे थे कि पॉलीमिनोरिया नहीं समझ में आया, पॉलीमिनोरिया में क्या होता है, जब किसी फीमेल को पॉलीमिनोरिया होता है
तो पॉलीमिनोरिया में सबसे पहले लिखो नॉर्मल साइकिल क्या होता है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ है 28 डेज। ठीक है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ कितनी है डियर, 28 डेज की है। अब आपने बोला कि पॉलीमिनोरिया में ये 28 डेज से कम होकर 21 डेज का ही हो गया और रिमेन्स कांस्टेंट एट दिस फ्रीक्वेंसी, यानी कि अब इस फीमेल को एवरी 21 डेज पे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है। हर 21 दिन पे एवरी 21 डेज पे ही फीमेल को मेंसेस आ रहा है, ये मैंने बोला है। ठीक है, तो ये आपका क्या है डियर, पॉलीमिनोरिया। अब जो बच्चे ये कह रहे थे पॉलीमिनोरिया नहीं समझ में आया, वो बताएंगे समझ में आ गया। तो 28 के हिसाब से अगर पूरे 1 ईयर में कितने टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल इन 1 ईयर कितना होगा, तो यहां आप लिखोगे अप्रोक्सीमेटली 13। लेकिन अगर पॉलीमिनोरिया की कंडीशन में पूछा जाए कि पूरे साल में कितने मेंस्ट्रुअल साइकिल होंगे, तो आप बोलोगे इन होल ईयर 15 या फिर उससे भी ज्यादा होंगे, इसीलिए हमने इसको पॉलीमिनोरिया बोला है। ठीक है, ये अब लिख लो ओलिगोमिनोरिया भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ साइक्लिकल प्रोसेस, इट इज ऑल्सो अ साइक्लिकल process. In oligomenoria, the length of menstrual cycle, increased up to 35 days and remains constant at this frequency. अरे 21 डेज मतलब कम भी हो सकता है, 20 डेज भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, ऐसा कुछ ऐसे फिक्स नहीं है कि हाँ है। लेकिन पहले फीमेल को 28 पे आ रहा था, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन बाद में ये कम हो गया, धीरे 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 21 हो गया और फिर उस 21 पे ही फिक्स हो गया कि अब 21 पे ही आ रहा है, तब इस कंडीशन को बोलते हैं। या फिर कभी किसी फीमेल का 28 डेज में आ रहा था, फिक्स था, लेकिन वो बढ़ के एकदम से 35, ऐसा फिक्स 35 ही नहीं, 37 भी हो सकता है, एवरी 37 डेज आ रहा है, 35 या 35 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर जैसे 37 हुआ 38 हुआ तो उसी पे फिक्स है, एवरी 38 डेज ही आ रहा है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही, वो एकदम साइक्लिकल ही है, रेगुलर ही है कि हाँ 38 डेज में आएगा तो 38 डेज में ही फिक्स हो गया है ऐसे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोमेनोरिया। तो यहां पे भी आप लिख लोगे नॉर्मली इन 1 ईयर क्या होता है, नॉर्मली in 1 year total 13 menstrual cycle, but in case of oligomenoria, in oligomenoria 1 year में टोटल 10 मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये कम हो गया, इसीलिए इसे बोला जाता है ओलिगोमेनोरिया। बस ये समझना है। पॉलीमेनोरिया आप समझो, ध्यान से समझोगे तो ही समझ पाओगे, बार बार कमेंट करते रहोगे तो फिर आप भी डिस्टर्ब होगे, मैं भी समझाने में डिस्टर्ब होगी। आप समझो कैसे याद करना है, हाइपरमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया। एक में हाइपर और हाइपो में डिफरेंस क्या है, एक में ब्लीडिंग ज्यादा होता है, एक में ब्लीडिंग कम होता है, लेकिन लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई दिक्कत नहीं होती। खत्म हो गए 2 टर्म। फिर नेक्स्ट 2 टर्म को समझना है, पॉलीमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया में मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ कम हो जाती है, ठीक है, 21 डेज रह जाता है और वो उसी कॉन्स्टेंटली उसी फ्रीक्वेंसी पे चलता रहता है, यानी यहां पे लेंथ की प्रॉब्लम है, अमाउंट की दिक्कत नहीं है। और पॉली के साथ साथ ओलिगो में 28 से बढ़कर 28 से ये बढ़कर 35 डेज का रह जाता है और 35 पे फिक्स हो जाता है, या 37 डेज हो गया, कुछ भी अप टू लिखा है, यानी मैक्सिमम केसेस में 35 ही होता है, इसलिए मैंने आपको मैक्सिमम 35 लिखवाया है। तो आप उस लाइन को, उस वर्ड्स को मत पकड़ोगे मैम ने अप टू 35 बोला है। हाँ, मैंने अप टू 35 बोला है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में 35 डेज का ही होता है,
उसी फ्रीक्वेंसी पे चलता रहता है, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हो नहीं सकता। समझ रहे हो इस बात को? तो ये है, लिख लो फटाफट। चलो भाई, अब दो टर्म और रह गए, उसको भी कर लेते हैं। एक है मेटोरेजिया, एक है मीनोमेटोरेजिया। एक है आपका मेटोरेजिया, मेनोरेजिया पढ़ा था ना, अब है मेटोरेजिया। आज मैंने इसका क्वेश्चन भी यूट्यूब पे कराया था, डिसऑर्डर का, यही मेटोरेजिया था, एक मीनोरेजिया था। अब लिखोगे इट इज अ एसाइक्लिकल प्रोसेस। इट इज अ इट इज एन एसाइक्लिकल इट इज अ एसाइक्लिकल प्रोसेस। यानी कि आप इस एसाइक्लिकल प्रोसेस को क्या लिखोगे? इरेगुलर साइकिल। आप इसे क्या बोलोगे? इरेगुलर साइकिल। इन मेटोरेजिया in Metorasia, female having intermenstrual bleeding. Intermenstrual bleeding. ठीक है, ब्लीडिंग इन बिटवीन द साइकिल। मीनोमेटोरेजिया और मेटोरेजिया में डिफरेंस यही होता है, द लेंथ ऑफ द साइकिल कैन बी काउंटेड। ये मैंने इसलिए लिखा है, वहां पे लिखोगे द लेंथ ऑफ द साइकिल कैन नॉट बी काउंटेड। अब मेटोरेजिया में क्या होता है, फीमेल को जैसे 21 डेज का था, तो यहाँ पे 5 डेज 7 डेज ब्लीडिंग हुआ, बंद हुआ, फिर फीमेल को ब्लीडिंग हुआ, नेक्स्ट टाइम फिर फीमेल को इसके 21 डेज के बाद 15 डेज पे ही फिर से ब्लीडिंग हो गया। फिर नेक्स्ट साइकिल देखा तो फीमेल को 30 डेज पे ब्लीडिंग हुआ, फिर देखा तो फीमेल को 20 डेज पे ही ब्लीडिंग हो गया, फिर देखा तो फीमेल को 25 डेज पे ब्लीडिंग हो गया। यानी कि कहने का मतलब लेंथ ऑफ द साइकिल फिक्स्ड नहीं है कि 21 पे होगा तो 21 पे ही होता रहेगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। जब फीमेल का इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 35 है तो नेक्स्ट 35 पे ही आना चाहिए ना डेज पे ब्लीडिंग, लेकिन यहाँ पे ऐसा फिक्स नहीं होता। यहाँ पे फीमेल को 21 का है तो 15 डेज में भी ब्लीडिंग हो जाता है, और जिस दिन ब्लीडिंग हुआ उसे हम फिर क्या काउंट करेंगे, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल काउंट करेंगे, फिर अगले दिन ब्लीडिंग हो जाएगा तो उसको हम काउंट उसी बेसिस पे करेंगे। तो यहां हम साइकिल की लेंथ को काउंट कर पाते हैं। इरेगुलर होता है, फीमेल को एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है क्योंकि जल्दी जल्दी ब्लीडिंग हो रहा है। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का मतलब यही है कि फीमेल को फ्रीक्वेंट जल्दी जल्दी ब्लीडिंग हो जाता है, 15 दिन पे, 10 दिन पे, 15 दिन पे, 20 दिन पे, ऐसे ही 15 डेज 20 डेज 15 डेज 10 डेज ऐसे। बट द लेंथ ऑफ द साइकिल कैन बी काउंटेड, बट इन मीनोमेटोरेजिया द लेंथ ऑफ द साइकिल कैन नॉट बी काउंटेड। समझ में आया? ये अगर कोई बच्चा ये जानना चाह रहा है कि भाई ओलिगोमेनोरिया का कॉज क्या है, तो सेम ही यहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, एक्सेसिव एक्सरसाइज की वजह से भी होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की भी वजह से होता है। तो अगर आप, वैसे तो जरूरत नहीं है, बट अगर आप जैसे कि बाद में आप लिखते हो ना कमेंट, उसमें डाउट में, वो फिर मेरे पास ही आता है। ओलिगोमेनोरिया का जो कॉज होता है, कारण होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस, जैसे पीसीओएस है, फीमेल को पीसीओडी बोलते हो, जैसे आप पीसीओडी बोलते हो, ठीक है। अगर किसी फीमेल ने बहुत ही एक्सेसिव, वो एकदम हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस बहुत ज्यादा है और बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज कर रही है, तो एक्सेसिव एक्सरसाइज, एक्सेसिव स्ट्रेस, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से ये होता है। जैसे आप बोल सकते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से भी होता है, डायबिटीज मेलाइटस की केस में भी ये हो सकता है। अगर किसी फीमेल का इंसुलिन रेसिस्टेंस है तो भी हो सकता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस है इसका मतलब उसको डायबिटीज मेलाइटस भी हो सकता है। डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन में भी ऐसा होता है। कहने का मतलब डायबिटीज है, इंसुलिन रेसिस्टेंस है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, या फिर थायराइड डिस्टर्बेंस,
जैसे मैंने बोला था थायराइड डिसऑर्डर, थायराइड डिसऑर्डर में भी होता है, चाहे हाइपर हो हाइपो हो, उसमें भी ऐसा हो सकता है। फिक्स नहीं है कि हाइपर थायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म में पॉलीमिनोरिया ही होगा, ओलिगो भी हो सकता है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज में प्रॉब्लम में कोई सा भी हो सकता है। देखो पॉलीमिनोरिया ओलिगोमिनोरिया में जो ब्लड लॉस होता है वो नॉर्मल ही रहता है, सिर्फ प्रॉब्लम जो है वो लेंथ में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सिर्फ लेंथ में प्रॉब्लम होती है, बट हाइपरमिनोरिया और हाइपरमिनोरिया में अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। ठीक है, समझ में आया? हाइपर और हाइपो में अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, और पॉली और ओलिगो में लेंथ ऑफ द साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। ऐसे याद करोगे आप। चलो भाई, तो मैंने यहाँ पे कॉजेज लिखवाया आपको ओलिगोमिनोरिया का। मेटोरेजिया आपने लिख भी लिया है, समझ भी लिया है कि ब्लीडिंग इन बिटवीन द साइकिल होता है, इसे हम इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे ब्लीडिंग इरेगुलर एक्सेसिव होगा, लेकिन हम लेंथ ऑफ द साइकिल को काउंट कर पाएंगे, ये है। इसका कारण देखो फाइब्रॉइड की कंडीशन में हो सकता है, अगर किसी फीमेल को पॉलिप्स है तो हो सकता है, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो हो सकता है, कोई फीमेल अगर ब्लड थिनर्स वगैरह यूज कर रही है ना, ब्लड थिनर ले रही है एंटीकोएगुलेंट, जैसे कि मान लो ये आपका हिपैरिन वगैरह ले रही है ना, वारफ्रिन पे है, तो इन सब केसेस में फीमेल को हो सकता है कि मेटोरेजिया की कंडीशन। ठीक है, तो मेटोरेजिया का आप कॉज लिख सकते हो। मेटोरेजिया मैंने समझा दिया कि कैसे हम उसको देखते हैं, और इसके कारण की अगर मैं बात करूं, कॉज की बात करूं, तो फाइब्रॉइड है, पॉलिप्स है, इन सब में हो सकता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड है, यूट्राइन पॉलिप्स है, यूट्राइन पॉलिप्स है तो हो सकता है, यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन में हो सकता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर पहले से ही है। ठीक है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में भी ऐसा हो सकता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में भी ऐसा हो सकता है, अगर कोई फीमेल ब्लड थिनर्स ले रही है तो ब्लड थिनर्स लेने की वजह से भी हो सकता है। बहुत सारे कंडीशन है, थायराइड डिसऑर्डर है और हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, बहुत सारी कंडीशन है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, इसलिए मैं सब में नहीं लिखवा रही हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब लास्ट टर्म लिख लेंगे, मीनोमेटोरेजिया। लास्ट टर्म लिख लेंगे मीनोमेटोरेजिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मीनोमेटोरेजिया? मीनोमेटोरेजिया में क्या होता है डियर? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिसऑर्डर, इट इज ऑल्सो एन acyclical process, यानी कि सो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ पे बहुत ज्यादा इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिसऑर्डर, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिसऑर्डर। मीनोमेटोरेजिया, देखो आप नाम ही इसका क्या है, मीनोमेटोरेजिया, आपने ये पढ़ा हुआ है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिसऑर्डर हमने क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे मीनोरेजिया प्लस मेटोरेजिया, और ये दोनों ही मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, ये दोनों ही मैं पढ़ा चुकी हूँ। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिसऑर्डर। मीनोमेटोरेजिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिसऑर्डर हैविंग मीनोरेजिया एंड मेटोरेजिया, यानी कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा, अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस भी बहुत ज्यादा होगा, उसके साथ साथ इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगा, और एक्सेसिव ब्लीडिंग मींस इरेगुलर साइकिल रहेगा। और यहाँ पे एक चीज, मेंसेस इज सो इरेगुलर द लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन नॉट बी काउंटेड। यहाँ पे पता ही नहीं चलता कि साइकिल है कितने का। फीमेल को ब्लीडिंग होता है, 8 डेज तक ब्लीडिंग होता रहता है, 2-3 दिन बंद रहता है, फिर ब्लीडिंग होता है, फिर बंद होता है, 4-5 दिन फिर हो जाता है। तो इतने में, ऐसे में आप क्या बोलोगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ कितने दिन की थी? भाई फिक्स ही नहीं है, यहाँ पे पता ही नहीं चलता कि फीमेल को ब्लीडिंग कब हुआ, बंद कब हुआ, चालू कब हुआ, वो एकदम बहुत ज्यादा इरेगुलर रहता है। इसीलिए मीनोरेजिया, सॉरी, मेटोरेजिया और मीनोमेटोरेजिया में यही डिफरेंस है कि वहां पे इरेगुलरिटीज रहती है लेकिन लेंथ को काउंट कर पाते हैं, बट यहाँ पे मेंसेस इज सो इरेगुलर द लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, हाँ, हैवी इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आप बोल सकते हो, बिल्कुल सही। लिख लिया इतना?
irregular and excessive, irregular and excessive bleeding, या फिर आप बोल सकते हो heavy menstrual bleeding, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो ब्लीडिंग इज सो इरेगुलर। ऐसे लिखा हुआ आता है, फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, इसलिए सब लिखना है। ब्लीडिंग इज सो इरेगुलर लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, bleeding is so irregular and the length of menstrual cycle cannot be counted। इतना ज्यादा इरेगुलर था कि आप लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल भी काउंट नहीं कर पाए। ठीक है, मेटोरेजिया में मैंने बोला ना कि वहां पे पता रहता है कि 20 डेज है, फिर 15 डेज रह गया, जैसे 5 डेज ब्लीडिंग हुआ, 3 डेज हुआ, बंद हो गया, फिर उसको 10 डेज के बाद फिर ब्लीडिंग हुआ। ठीक है, तो पता चला ना कि हाँ 15 डेज का था या 10 डेज का था या 20 डेज का था या 25 डेज का था, वहां लेंथ का पता चलता है। यहाँ पे लेंथ ब्लीडिंग फेज भी ज्यादा होता है, 8-8 10-10 दिन 10-10 डेज तक फीमेल को ब्लीडिंग होता ही रहता है, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे 3 डेज 5 डेज जो फेज है वो होता है, बट वहां पे इरेगुलर है। इन बिटवीन ब्लीडिंग का मतलब है 10 डेज में दोबारा हो जाता है, 3 डेज होता है, फिर बंद होता है, फिर 10 डेज या 15 डेज के बाद फिर हो जाता है। वो मेटोरेजिया है, क्योंकि वहां इरेगुलर साइकिल हमने बोला, लेकिन हम साइकिल की लेंथ को काउंट कर पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा इरेगुलर है, बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग है, 10 डेज तक ब्लीडिंग, अमाउंट भी ज्यादा, ब्लीडिंग फेज भी ज्यादा। समझ रहे हो बात को, ये डिफरेंस है। टुडे इज माई फर्स्ट क्लास, मुनीब जी ने बोला है। वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द पीडब्ल्यू फैमिली। चलो, तो यहां तक आपको समझ में आ गया, सारी टर्मिनोलॉजी सब कुछ हमने देख लिया। यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एयूबी एंड डीयूबी। एयूबी का मतलब होता है एबनॉर्मल यूट्राइल ब्लीडिंग, जो अभी आपने पढ़ा है, सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ी है वही है। ठीक है, एयूबी का मतलब होता है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग, लेकिन वहां पे कॉज पता होता है। बट डीयूबी के अंदर हमें कॉज पता नहीं होता, जिसे हम डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग विदाउट एनी पेल्विक पैथोलॉजी, विदाउट एनी कॉजेस, इज कॉल्ड एज डीयूबी। बस इतना ही डिफरेंस है एयूबी और डीयूबी में। आज समझ लो, नेक्स्ट क्लास में मैं इसे लिखवा दूंगी। बस इतना ही है। एयूबी का कॉज होता है, इसलिए उसका कॉज याद करना पड़ेगा। डीयूबी का कोई कॉज नहीं होता, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग का कोई कारण नहीं होता, इसलिए वहां पे कोई कॉज याद नहीं करना पड़ेगा। बट दोनों का मतलब क्या है, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, यहाँ पे भी ब्लीडिंग ज्यादा, और ए टिपिकल यूट्राइन ब्लीडिंग या फिर एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, यहाँ पे भी यूट्रस से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, बट कारण पता होता है कि फाइब्रॉइड की वजह से हो रहा है, पॉलिप्स की वजह से हो रहा है, लियोमायोमा की वजह से हो रहा है, कैंसर की वजह से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो जब कॉज पता हो तो एयूबी है, जब कुछ पता ना चले फिर भी यूट्रस से ब्लीडिंग हो रहा है तो वो डीयूबी है। ऐसे कैटेगराइजेशन होता है। बाकी टर्मिनोलॉजी सारी समझा दी है, जो एयूबी और डीयूबी में बोला है मैंने, यही मैं नेक्स्ट क्लास में आपको लिखवाऊंगी। ठीक है, तो ये सिर्फ 15-20 मिनट का ही, आधे घंटे का ही होगा एयूबी और डीयूबी। इसके साथ साथ हम पीएमएस पढ़ेंगे। पीएमएस का मतलब होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ठीक है, और पीसीओडी। तो ये सारी एबनॉर्मैलिटीज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। क्या हो गया? तो आज आपने क्या क्या पढ़ा? डिस्मेनोरिया पढ़ लिया। डिस्मेनोरिया का मतलब कैसे याद करना है? डिफिकल्टी या पेनफुल ब्लीडिंग, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर आपने पढ़ा मेनोरेजिया। मेनोरेजिया का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव यूट्राइन ब्लीडिंग। ठीक है, यहाँ पे फीमेल को क्या होता है? एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, नॉट एबनॉर्मल, एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है। इसको ही हम हाइपरमेनोरिया बोलते हैं, हाइपरमेनोरिया बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा हाइपोमेनोरिया, यहाँ पे फीमेल को बहुत कम ब्लीडिंग होता है। फिर हमने पढ़ा पॉलीमिनोरिया। पॉलीमिनोरिया में फीमेल को क्या होता है? लेंथ रिड्यूस हो जाता है 21 डेज और उसी फ्रिक्वेंसी पे चलता रहता है। ओलिगोमेनोरिया में हमने पढ़ा कि लेंथ इंक्रीज हो जाता है 35 तक और फिर उसी फ्रीक्वेंसी पे चलता रहता है। फिर हमने पढ़ा
इसके साथ साथ मेटोरेजिया भी पढ़ा। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आएगा तो टिक आप मेटोरेजिया करोगे। एबनॉर्मल, एक्सेसिव और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग इज सो इरेगुलर, जब ये चीजें बोली जाएंगी तब आप टिक करोगे मीनोमेटोरेजिया। अब आप लोग मैम कैसे करें, मैंने आपको बता दिया। आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उसी से आप एक्यूरेसी गेन कर पाओगे। कभी भी रट्टाफिकेशन से एक्यूरेसी गेन नहीं होता, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ इन टर्मिनोलॉजी को याद करो, इसे एमसीक्यू पे अप्लाई करना सीखो, इसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और नोट्स तो बनाना ही है, और इन टर्मिनोलॉजी को याद करना। फिर से बोल रही हूँ, आज तक एम्स में यहां से क्वेश्चंस आए हैं लेकिन टर्मिनोलॉजी से बाहर कुछ भी नहीं पूछा मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। टर्मिनोलॉजी जरूर पूछा है कि अगर एक फीमेल को साइक्लिकल ब्लीडिंग होता है, एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड लॉस होता है, देन इट्स कॉल्ड एज पॉलीमिनोरिया, हाइपरमिनोरिया, हाइपोमिनोरिया। यही पूछा है, यही 4 ऑप्शंस थे, यही 2-3 बार क्वेश्चन एम्स दिल्ली में पूछा गया है, इससे ज्यादा और कुछ पूछा नहीं गया है ना। तो आपको भी बहुत डीप में घुसने की जरूरत नहीं है इसमें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अब है कि मैम बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, कुछ बच्चों का था बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रहा है, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो रिवीजन के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा, आपको लेकर बैठना पड़ेगा। ठीक है, मैं मानती हूं कि अगर आप पढ़ाई अभी स्टार्ट कर रहे हो तो रेगुलरिटीज बनाने में, कंटिन्यूटी को बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, हमें टाइम लगता है, हम कंटिन्यूटी बना नहीं पाते, हमारे पास वो रेगुलरिटी रहता नहीं है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस और एंजाइटी डेवलप होने लग जाता है। लेकिन यकीन मानो, आप 5 घंटे के एक दिन में ही 12 घंटे का टाइम टेबल बनाने का फायदा नहीं है। इससे पहले आप सिर्फ 3 घंटे पढ़ रहे थे, अगले दिन आपने 12 घंटे का बना लिया, तो कोई फायदेमंद नहीं होगा। आप पढ़ भी लोगे कैसे भी कैसे करके, शरीर में दर्द होगा, तकलीफ होगी, और अगले 2-3 दिन तक आप पढ़ ही नहीं पाओगे। तो ऐसा एक दिन 12 घंटे पढ़ने का क्या फायदा जब उसके अगले 2-3 दिन आप पढ़ ही ना पाओ, उसको फॉलो ही ना कर पाओ। तो टाइम टेबल ऐसा बनाओ जो खुद को पसंद हो, आपकी बॉडी को एडजस्ट करे। अगर आप 8 घंटे पढ़ना भी चाहते हो तो मैं मना नहीं कर रही हूँ, अगर आप 12 घंटे का शेड्यूल बनाना भी चाहते हो तो मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन पहले 5 घंटे की आदत डालो। 5 से बढ़ाकर 7 करो, 7 से बढ़ाकर 8 करो, 8 से बढ़ाकर 10 करो, लेकिन सीधा 3 से 10 मत करो, नहीं हो पाता फॉलो, है ना। पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसे पहले पढ़ो, उस कॉन्सेप्ट को पहले समझो। ज्यादा नर्सिंग में क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस है और बच्चे ज्यादा बटोरने के चक्कर में जो पढ़ाया जा रहा है उस पर भी फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रेस, एंजाइटी और लास्ट में जाकर टेंशन होती है। ठीक है, तो आप अपने टीचर्स जैसे समझा रहे हैं, जो चीजें बता रहे हैं उसे पढ़ो, अपने एमसीक्यू की गाइड को सॉल्व करो, चाहे आपके पास आधे घंटे का टाइम हो, चाहे आपके पास 2 घंटे का ही पूरे दिन में टाइम निकले। कोचिंग की क्लासेस देखने के साथ साथ 5 महीने में आपकी कोचिंग क्लासेस होती है, आपको 2 से 3 महीने सेल्फ स्टडी को चाहिए, तभी एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक या बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो पाता है। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हो, कोचिंग से ही पढ़ रहे हो, तो आप सोचोगे कि पहली बार में ही मेरा सब कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पहले कोचिंग कंप्लीट करते हैं, फिर बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि उससे पहले उन्होंने एमसीक्यू सॉल्व ही नहीं किया। बट अगर कोई बच्चा एक्टिव है, वो एमसीक्यू भी कर रहा है, उसे पहले से ही पता है ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मुझे इस एरिया पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अभी मैं बोल रही हूँ लेकिन 50% बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें यकीन नहीं होगा, उन्हें लगेगा कि इसमें मैम ने कॉज नहीं बताया, मैं उसको ढूंढने के पीछे जाऊं। अरे जितना बताया है आप उस पर फोकस करोगे ना, तो आपका कॉम्पिटिशन 100% निकलेगा। भाई मैं आज यहाँ पे पहली बार नहीं पढ़ा रही हूँ, अभी तक मेरे बच्चे जो 6th रैंक तक भी, उससे फर्स्ट रैंक नॉर्सेट 6 में फर्स्ट रैंक भी मेरे ही पढ़े हुए बच्चे ने निकाला है। फर्स्ट रैंक, 7 रैंक, 6 रैंक, 10 रैंक, 1 डिजिट से लेकर 2 डिजिट तक मैक्सिमम बच्चे जो एम्स दिल्ली में लगे या अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में लगे हुए। ओबीजी मैंने ही पढ़ाया है, ठीक है, सबने ओबीजी मुझसे ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए आप इस चीज को दिल से निकाल दो कि आपको ओबीजी में इसके अलावा ढूंढने की जरूरत है। अगर कोई डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसे देखो क्यों नहीं हो रहा है। हो सकता है कोई नया क्वेश्चन, ऐसा भी मैं नहीं कह रही हूं कि मैं पूरा पढ़ा रही हूं एकदम 100%, ऐसा कोई अलग क्वेश्चन नहीं आ सकता। भाई एग्जामिनर है, वो कुछ भी बना सकता है, बट जो 90% जहां से सिलेबस आता है आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि वो 1-2% आपके लिए न्यू है, सबके लिए न्यू होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बस पढ़ाई करो, पढ़ते रहो, बाकी मैं आपसे मिलती हूँ कल की क्लास में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।